वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो SSC-MTS 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में जो SSC-MTS 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2 तारीख से लेकर के आपके 20/8/2019 के शिफ्ट 3 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या समूह में जो है इतनी सारी संख्याएं दी गई है, उनका क्या पूछा जा रहा है, माध्यिका यानी कि मीडियन पूछी जा रही है। तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो भी संख्याएं दी गई है उन्हें क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या चुनेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है। उसके बाद जो है बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है। उसके बाद आपकी 9 है। उसके बाद आपकी कौन सी है, 21 है। 21 के बाद आपकी यहाँ पर आ जाती है 33 यानी कि 33। 33 के बाद यानी कि 33 के बाद 35। 35 के बाद 36। 36 के बाद आपकी कितनी आ जाती है, 43। 47 फिर आपका 58 आ जाता है। तो टोटल ऊपर संख्याएं जो है 3 3 6 4 10 थी, तो नीचे भी 3 3 6 4 10 संख्याएं आ गई है। फिर जो हमें क्या करना होता है, जब असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर हमें बीच की संख्या ढूंढनी होती है। तो बीच की संख्या कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर जो है टोटल कितने नंबर है, 10 नंबर है। उनमें जो है बीच की संख्या कौन सी होगी, 5th और 6th नंबर पर जो संख्या होगी उसके बीच की संख्या हमें ढूंढनी होगी, वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो यहाँ पर जो है 5वीं और 6ठी संख्या कौन सी है, 33 और 35 है। तो 33 और 35 के जो है बीच की संख्या कौन सी होगी, तो बीच की संख्या 34 यानी कि 34 होगी। अगर आप इस तरीके से निकाल नहीं सकते तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते कि क्या करेंगे, 33 और 35 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 3 6 5 3 8 यानी कि 68 हो जाएगा। टोटल कितने संख्या है, 2 संख्या। तो 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। यानी कि आप इस तरीके से भी मीडियन निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते हैं तो इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 33 और 35 के बीच में संख्या कौन सी आएगी, 34 आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सत्यम और शिवम जो है किसी कार्य को 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ जो है कार्य मिलकर शुरू करते हैं। तो 4 दिन बाद सत्यम जो है कार्य करना जो है छोड़ देता है, तो शेष कार्य शिवम को जो है पूरा करना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा कार्य करने में कितने दिनों, यानी कि पूरा कार्य जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर से सबसे पहले क्या करेंगे, सत्यम और शिवम का जो है यहाँ पर इफिशियंसी निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है सत्यम जो है कितने दिनों में जो है कार्य कर सकता है अकेले, तो 10 दिनों में कर सकता है। फिर बोला गया कि शिवम जो है अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो 15 दिनों में कर सकता है। तो 10 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 10 और 15 का 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा, 30। 30 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। और 30 को 15 से भाग करेंगे 2 आएगा। यानी कि सत्यम की कार्य क्षमता 3 है और शिवम की कार्य क्षमता 2 है। तो यहाँ पर बोला गया कि 4 दिन जो है सत्यम कार्य करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो अगर सत्यम एक दिन में 3 काम करता है, सत्यम अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में टोटल कितने काम कर लेगा, तो 4 तिया 12 काम करेगा। टोटल करना कितना काम था, ये जो एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यानी कि टोटल काम करना कितना था, 30 काम करना था। उनमें से 12 काम किसके द्वारा किया गया 4 दिन में, तो सत्यम के द्वारा किया गया। तो बचा हुआ काम कितना है, तो बचा हुआ काम यहाँ पर आपका 18 काम बचा हुआ, जो कि किसके द्वारा किया गया होगा, इस शिवम के द्वारा किया गया होगा। और शिवम जो है अंतिम दिनों तक उसने काम को पूरा किया है। तो ये 18 काम को किसने किया, शिवम ने किया। तो समय बराबर आपको क्या बताया गया था कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। हमें समय ही चाहिए, तो करना कितना काम है, 18 काम करना है। करेगा कौन, शिवम। तो शिवम की कार्य क्षमता 2 है। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा कि कुल कितने दिनों में समाप्त होते। तो काटेंगे यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि वह कार्य जो है 9 दिनों में समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो वस्तुएं जो है समान कीमत पर खरीदी जाती है, यानी कि दोनों वस्तुओं का सीपी क्या है, बराबर है, यानी कि क्रय मूल्य इक्वल है। फिर बोला गया कि एक वस्तु को जो है 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 10% की हानि पर बेची जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी समान हो तब जो है ओवरऑल उसका लाभ और हानि प्रतिशत जो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं कि पहले वस्तु पर कितने का लाभ हुआ तो 20% का लाभ हुआ और दूसरे वस्तु पर कितने प्रतिशत का हानि हुआ तो 10% का हानि हुआ। तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़कर, दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब क्रय मूल्य समान रहे तभी आप इस तरीके से बना सकते हैं। जब आपके दोनों वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी समान रहे तो आप इस तरीके से ओवरऑल लाभ या फिर हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो 20% का लाभ हुआ था, 10% का हानि। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 20 माइनस 10 आपका कितना आ जाएगा, 10% प्लस 10%, यानी कि प्लस में आ रहा है तो आपका हानि तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल नहीं हो सकता। 10 है, 10/2, 10/2% आपका कितना हो जाएगा, 5%, यानी कि 5% होगा। तो 5% आपका क्या, प्रॉफिट यानी कि लाभ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि 5% क्या है, लाभ है। ये आपका 5% है, 5% लाभ है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे इसे, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चक 16 चक 64 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9 होता है। बाकी क्या करेंगे, सभी को हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो 56 और 64 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 56 और 64 जोड़ेंगे तो आपका 6 5 11 1 12, यानी कि 120 माइनस 3 इंटू 3 पर पावर स्क्वायर था तो 3 तिया कितना आया, 9। तो 3 इंटू 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 27, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, -27। तो 120 में से 27 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 93, यानी कि 93 बचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समय बराबर यानी कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल, यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ये समय निकालने का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। तो हमें क्या चाहिए, समय यानी कि टाइम चाहिए। तो दूरी कितनी है, ये जो लंबाई है रेलगाड़ी की वही जो है वही दूरी उस ट्रेन को पार करनी पड़ेगी उस बच्चे के आगे, तभी जो है उस बच्चे को पार कर पाएगी। तो यहाँ पर जो है कितना, 180 मीटर जो है लंबाई, यानी कि उस ट्रेन की लंबाई ही क्या होगी, दूरी होगी। और एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों का क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा, यानी कि जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो चाल घटेगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो चाल जुड़ जाती, लेकिन सेम डायरेक्शन में तो घटेगी। तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। तो हल करेंगे यहाँ पर से 0 से 0 चला गया तो आपका समय कितना आ जाएगा, 18 सेकंड, यानी कि वह ट्रेन जो है उस बच्चे को 18 सेकंड में पार कर लेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कोई जो है ये आपके क्या है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है ग्राफ में कि यहाँ दिया गया जो है वृत्त आरेख 2012 से 16 तक किसी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के प्रतिशत को दर्शाता है और चयनित अभ्यर्थी यानी कि जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी जो है कुल संख्या कितनी है, तो 720 यानी कि 720 है। यहाँ पर जो है सभी वर्षों में क्या दिया गया कि कुल संख्याओं को, जैसे कि 2012 में 20% कुल संख्याओं का 20% पास किया था, 2013 में 25, 2016 में 30, 2015 में 10 और 2014 में जो है 15% पास किए थे। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2012 यानी कि ये जो है वर्ष 2012 और वर्ष 2015 को एक साथ मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की संख्या के कुल संख्या के बराबर है। तो 2012 में जो है कितने प्रतिशत स्टूडेंट ने पास किए थे, तो 20%। और 2015 में कितने ने पास किए, तो 10%, यानी कि ओवरऑल जो है इन 2 सालों में 30% स्टूडेंट जो है पास हुए थे। तो ये जो है पूछा जा रहा है कि ये जो कुल जो है 30% आया वो किस वर्ष में एकल जो है
कौन से एकल वर्ष में कुल मिलाकर 30% लोगों ने जो है 30% अभ्यर्थी ने पास हुआ था। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 2016 में ओवरऑल जो है 30% लोगों ने पास किया था, यानी कि इन 2 सालों के चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या इस 2016 में चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2016 साल में, यानी कि 216 ईयर में जो है इसमें जो है 2015 और 12 के कुल छात्रों की संख्या के बराबर है। हमें जो है संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिशत बराबर हो गई तो ऑब्वियसली आपका संख्या भी बराबर हो जाएगा। तो अगर आप चेक भी करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, दोनों परसेंट बराबर है तो संख्या भी बराबर हो जाएगी, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद जो है रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रमेश का वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज कितना है। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट एज जो है रमेश और सुरेश का जो है वर्तमान आयु, एक तरीके से क्या बोला गया कि रमेश जो है सुरेश से 3 गुना बड़ा है, यानी कि सुरेश जो है अगर 1 यूनिट उसका उम्र है तो रमेश का जो है कितना होगा 3 यूनिट होगा। यहाँ पर जो है इस तरीके से अनुपात में वैल्यू आ गया। फिर बोला गया है कि 2 वर्ष बाद जो है उनका जो है कितना हो जाता है, सुरेश से रमेश 2 गुना बड़ा होता है, यानी कि सुरेश अगर 1 यूनिट है तो रमेश कितना है 2 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट 1 हो गया। यहाँ पर जो है समय में कितने की वृद्धि हुई है 2 की वृद्धि हुई है, यानी कि दोनों में 2-2 साल की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पे यूनिट में देखेंगे तो यहाँ तो 1 की कमी हो गई, यहाँ पर 0 की डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हमें जो है डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का रेशियो का डिफरेंस से गुना कर देंगे। जैसे कि 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 नीचे गुना कर देंगे, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो पूरे होल रेशियो में 1 से गुना भी कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, तो हम लोग 1 गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देख लेंगे कि इसका जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर जो है ये इसका जो एग्जैक्ट रेशियो क्या आता है। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 रेशियो 2 आएगा, यानी कि रेशियो जो है पहले राम की आयु कितनी थी 3 यूनिट थी, अब कितनी हो गई 4 यूनिट, और सुरेश की पहले आयु कितनी थी 1 यूनिट, अब कितनी हो गई 2 यूनिट हो गए। तो यहाँ पर जो है यूनिट में कितनी वृद्धि हुई है 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, और उम्र में कितनी वृद्धि हुई थी 2 साल की वृद्धि हुई थी, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 2 साल के बराबर है। तो पूछा क्या जा रहा है रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश का वर्तमान आयु कितना था तो 3 यूनिट था, कितना था 3 यूनिट था। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 6 ईयर होगा, यानी कि रमेश की जो है वर्तमान आयु कितनी है तो 6 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई जो है a सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण और इसके भुजा का अनुपात क्या होगा। तो विकर्ण की जो है वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 गुना साइड, यानी कि √2 गुना भुजा होता है, और भुजा की लंबाई यहाँ पर कितनी दी गई है a दी गई है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा √2a होगा, और भुजा की लंबाई कितनी है 1 है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा a तो चला गया, तो आपका कितना बचेगा √2:1, यानी कि √2:1 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 × साइड, साइड यहाँ पर a था तो उसी तरीके से हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि यानी कि पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले जो है किसी दूसरे वृत्त की परिधि का अनुपात कितना होगा। यानी कि इस वृत्त के परिधि का इस वृत्त का यानी कि जो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या उस वृत्त की परिधि के साथ उसका जो है वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, अनुपात में वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, इस पहले वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी, तभी इसकी परिधि निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है, तो पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, आर हमें निकालना है तो r² बराबर जो है टोटल एरिया कितना दिया गया 154, हल करेंगे तो 22 सत्ते आपका 154 चला जाएगा, r² बराबर कितना हो गया 49, तो r बराबर यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, परिधि यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr होता है। तो पहले वाले की वृत्त की भी परिधि 2πr होगा, दूसरे वाले वृत्त की भी परिधि 2πr होगी, यानी कि 2π दोनों में कॉमन है, तो रेशियो में जब इसे बदला जाएगा तो ये पहले ही कट जाएंगे, यानी कि जो भी आपका रेशियो त्रिज्या में आएगी वही आपका क्या होगा सही रेशियो होगा। तो पहले वाली की जो है वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर,
दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। हल करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 7 या 21, यानी कि आपका आंसर आएगा 1:3, यानी कि दोनों वृत्त की परिधि का अनुपात 1:3 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पीतल के एक ठोस गोले को 6 मिलीमीटर व्यास के तार में खींचा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तार की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि 15 सेंटीमीटर वाले जो है क्या है त्रिज्या वाले जो है गोले है। तो जब भी जो है किसी भी चीज़ के आकार को किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर बदला जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो गोले का आयतन का फार्मूला आपका हो जाता है 4/3 πr³ होता है। ये जो है गोले को फिर किस में बदला गया 6 सेंटीमीटर तार के रूप में खींचा गया। तो तार कैसा होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, यानी कि बेलन आकार का होता है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है आपका πr² होता है। तो ये जो यच होगा वही क्या होगी उस तार की लंबाई होगी, यानी कि हमें यच का ही वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 4/3 पाई, इसको जो है गोले की त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे r³ है यानी कि 15 को 3 बार गुना करेंगे, यानी कि 15 × 15 × 15 किसके बराबर होगी इस तार का जो व्यास के रूप में खींचा जा यानी कि जो बेलन के आकार में खींचा जा रहा है उसके बराबर होगी। तो हल करेंगे πr, त्रिज्या जो यहाँ पर क्या दिया गया व्यास दिया गया। तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, यानी कि 6 मिलीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 मिलीमीटर होगी। और आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है 10 मिलीमीटर होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 3 मिलीमीटर इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर होगा। तो हमें क्या करना है ये जो आपकी त्रिज्या गई किस में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में, क्योंकि ये जो इधर जो त्रिज्या हम लोगों ने जो पुट किया था वो सेंटीमीटर में थी, तो इसे भी क्या करेंगे सेंटीमीटर में ही रखेंगे। और यहाँ पर आपकी लंबाई भी सेंटीमीटर में ही पूछी जा रही है। तो हल कर लेंगे यहाँ पर। तो त्रिज्या कितनी आ गई 3/10 सेंटीमीटर। तो 3/10 क्योंकि r² करना है तो 3/10। हाइट हमें निकालना है तो हल करेंगे यहाँ पर से आपकी क्या निकल जाएगी तार की लंबाई निकल जाएगी। तो हल कर लेते हैं। आपका पाई से पाई तो चला गया यहाँ पर से 3×5 = 15 चला गया, फिर 3 से काटेंगे तो 3×5 = 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3×5 = 15। अब क्या करेंगे यच बराबर आपका कितना आ जाएगा 5×4 = 20, 20×5 = 100, 100×5 = 500, 500 × 10 × 10 यानी कि 100। तो 500 × 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50,000 आएगा, यानी कि उस तार की लंबाई कितनी होगी 50,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो दोनों फार्मूला गोले का आयतन का फार्मूला और बेलन का जो आयतन का फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में जो है यानी कि कितनी राशि जो है 2 वर्ष में 24,494.4 रुपीज़ हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है एक तरीके से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे यहाँ पर जो है पहले साल में भी 8% का दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगा, दूसरे साल में भी 8% का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो जब 2% को ओवरऑल 1% में चेंज करना होता है तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है a + b + a × b/100 होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8×8 = 16 + 8×8 = 64 यानी कि 0.64 होगा। तो ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा ये आपका क्या निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो कितना हो जाएगा 16.64 आपका क्या है ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट है। और आपको पता होना चाहिए, और मैं पहले वाले वीडियो में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन कोई भी राशि जो है खुद में कितनी होती है 100% होती है। तो अमाउंट बराबर आपका क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल 100% है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 16.64% है। तो ओवरऑल आपका अमाउंट कितना हो जाएगा तो 100 + 16 यानी कि 116.64% ये अमाउंट हो जाएगा। और अमाउंट जो है रुपये में कितना दिया गया है 24,494.9 रुपीज़ दी गई है। 0.9940 कितना दिया गया 40 दिया गया। तो यहाँ पर जो है पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, दोनों क्या करेंगे यहाँ पर से हटा देंगे, काटेंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा 11 दूनी 22।
आपका कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 2 बार में आपका लगभग थोड़ा सा ही बचेगा, यानी कि 210 आएगा। लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पर से काटने पर आपका 210 आएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 210 रुपया आ गया। तो हमें क्या चाहिए, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल चाहिए, यानी कि हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 210 रुपये, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 210 इंटू 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21,000 रुपये होगा। यानी कि वह मूलधन कितनी थी, तो 21,000 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी बक्से में जो है 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले जो है सड़े हुए और शेष जो है अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का जो है प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 780 जो है टोटल केले थे, उनमें से 130 केले जो है क्या हुए, सड़ गए। तो बाकी बचे कितने केले, तो 780 माइनस 130 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 छक्का 78, तो 13 पचे 65, यानी कि 650 केले अभी भी जो है क्या है, अच्छे गुणवत्ता वाले हैं। तो हमें जो है परसेंट वैल्यू चाहिए, तो ओवरऑल केले से हमें तुलना करना होगा। तो ओवरऑल केले जो है कितना है, 780 है, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 130 काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 500/6 है, तो इसको क्या करेंगे, दशमलव में हमें वैल्यू चाहिए तो भाग करके देख लेंगे। तो आपका 6 8 48, आपका 2 बचा तो 6 3 18, 3 3, यानी कि 83.33% आपका क्या होगा, ओवरऑल जो है इतना प्रतिशत जो है क्या है, बचा है अच्छी गुणवत्ता वाला केला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2 है, फिर भाजक और भागफल का अनुपात 7:12 है। तो बोला गया है कि यदि शेषफल 14 यानी कि 14 है, तो भाज को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ पर जो है भाजक और शेषफल का जो अनुपात 3:2 है और भाजक और भागफल का अनुपात 7:2 है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो भाजक यहाँ पर 3 यूनिट है, यहाँ पर 7 यूनिट है। तो भाजक दो जगह अलग अलग नहीं हो सकते, तो भाजक हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ पर जो है पहले क्या लिख लेते हैं, भाजक, फिर आपका क्या है शेषफल, फिर आपका क्या है भागफल, ये आपका भागफल हो गया। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, पहले भाजक बराबर करेंगे। तो भाजक बराबर करने के लिए यहाँ पर होल रेशियो को 7 से और यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। तो 7 या 21 यहाँ भी भाजक जो हो जाएगा, 7 या 21 यहाँ भी भाजक हो जाएगा, यानी कि भाजक जो अनुपात में कितना आ गया 21, शेषफल कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और भागफल आपका हो जाएगा 12 तिया 36। तो यहाँ पर बोला गया कि शेषफल जो है अंक में भी कितना है 14, यानी कि ये जो 14 आया रेशियो में के हिसाब से जो यहाँ पर 14 आया वो असल शेषफल के बराबर है, यानी कि असल में शेषफल कितना है 14 ही है, यानी कि भाजक भी आपका असल में 21 है और भागफल भी आपका 36 ही है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, भाज निकाल सकते हैं। भाज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भाज निकालने का फॉर्मूला होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज जो है निकालने का क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, यानी कि 21 इंटू 36 प्लस शेषफल होता है, यानी कि प्लस 14 होगा। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, भाज निकल जाएगा। तो हल करेंगे, 21 छक 126, 6 12, 21 तिया 63, 12 आपका कितना हो जाएगा 63, 12 75। तो 756 प्लस 14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 770 होगा। अब 770 को, इस भाज को क्या बोला जा रहा है कि जब इसे 9 से विभाग किया जाएगा यानी कि भाग दिया जाएगा तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो क्या करेंगे, भाग करके देखते हैं। तो 9 × 72, 5 बचा 50, तो 9 बचे 45, यानी कि 5 आपका क्या बच जा रहा है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सप्ताह के पहले जो है 3 दिनों का औसत 23 डिग्री है, अगले 3 दिनों का औसत तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस है और पूरे सप्ताह का औसत तापमान जो है 23.5 डिग्री सेल्सियस है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सप्ताह के अंतिम दिनों का तापमान कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है ओवरऑल उन 7 दिनों का तापमान निकाल लेते हैं। तो अगर औसत तापमान 23.5 है तो पूरा तापमान उन 7 दिनों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 3 और आपका हो जाएगा 7 × 21, 21 और 3 24, 2 7 दूनी 14, 2 16, यानी कि 164.5 डिग्री सेल्सियस जो है ओवरऑल उन 7 दिनों का इतना जो है तापमान था। अब क्या करेंगे, पहले 3 दिन का योग निकाल लेंगे। तो औसत तापमान पहले 3 दिन का 23 था, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 × 69 डिग्री सेल्सियस
और अगले 3 दिन का कितना हो जाएगा, अगर औसत 24 है तो कितना हो जाएगा, 24 तिया 72 हो जाएगा कुल योग। तो 9 में से 9 और 2 कितना हो गया, 11, 7 6 13 1 14, यानी कि पहले जो है 6 दिनों का तापमान कितना 141 डिग्री सेल्सियस है। तो जब इस 7 दिन में से 6 दिन का तापमान माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, जो आपका यहाँ पर आएगा घटाने पर, वो आपका क्या होगा, 7वें दिन यानी कि अंतिम दिन का जो है आपका तापमान होगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 0.5, 4 में से गया 3, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 23.5 डिग्री सेल्सियस कौन सा तापमान है, अंतिम दिन का तापमान है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि सिवान जो है 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समय हमें किस में बताना है, मिनट में बताना है। यहाँ पर जो है पहले क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड में समय निकाल लेते, फिर उसे मिनट में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी कितनी है, 665 मीटर है, और चाल कितनी है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल को हमें किस में चेंज करना होगा, क्योंकि अगर समय मीटर में है तो चाल हमारी मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो इंटू 5, 18 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हल करेंगे, यहाँ पर आपका समय आ जाएगा किसमें, सेकेंड में। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 13 5 65, 5 तिया 15, 19 7 आपका 133 चला जाएगा। तो 18 × 7 आपका क्या हो गया, इतना सेकेंड जो समय आया वो सेकेंड में आया, लेकिन हमें समय किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। तो क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। सेकेंड वाले समय को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। तो हल करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, 6 दहें 60, यानी कि आपका कितना आ गया 21/7, 21/10। तो आपका पूर्णांक में कितना हो जाएगा, 2.1/10 मिनट, ये आपका क्या होगा, समय होगा। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्या का अनुपात 7:11 है, उनका मासा यानी कि एचसीएफ जो है 13 है, तो लासा यानी कि एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। तो जब दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ रहे और मासा दिया हुआ रहे तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो एचसीएफ है उसको गुना कर देना है किससे, उन दोनों संख्याओं के को प्राइम नंबर से, यानी कि उन दोनों संख्याओं के अनुपात से गुना कर देना है। तो अनुपात कितना है, 7:11, यानी कि 7 × 11 कर देंगे। गुना करने पर जो हल करने पर जो अंक आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से आपका, तो 13 7 91, 91 × 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 910, और 91 910 91 आपका कितना हो जाएगा 1001 होगा, यानी कि 1001 आपका क्या आ जाएगा, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन जो है कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो कोई भी राशि, मैंने बताया है कि कोई भी राशि जो है खुद में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो कोई राशि जो है अगर 100% की कोई राशि 3 गुना होने पर जो है कितनी हो जाएगी, 300% होगी। तो ये आपका 100% क्या है, मूलधन है, और 300% क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ओवरऑल आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आपका साधारण ब्याज निकलेगा। तो 300% माइनस 100 तो आपका कितना हो जाएगा 200%, यानी कि पूरा जो है 3 गुना होने के लिए 200% का क्या चाहिए, हमें ब्याज चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 साल में कितना प्रतिशत ब्याज लगता है, तो 10% ब्याज लगता है। तो ओवरऑल हमें कितना चाहिए, 10% का ब्याज चाहिए। तो अगर 200% का ब्याज चाहिए, तो अगर 1 साल का ब्याज को 1 साल के ब्याज से ओवरऑल ब्याज को अगर भाग दे दे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा कि कितने समय में 200% हमें ब्याज मिलेगी। तो काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 1 0 चला गया, यानी कि 20 साल में हुआ राशि कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो 90% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 9/10 यानी कि 9/10 होता है। यहाँ पर क्या बोला गया कि सीपी जो है एसपी का कितना है, 9/10 है। तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, सीपी/एसपी का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि उस वस्तु का
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर जो है उस हिसाब से पता चल रहा है कि एक वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना है, 9 यूनिट है, यानी कि 9 यूनिट का सामान बेचा कितने में, 10 यूनिट में बेचा। 9 यूनिट का सामान बेचा कितने में, 10 यूनिट में बेचा। तो लाभ कितने का हो रहा है, 9 का सामान 10 में बेचा तो लाभ 1 यूनिट का हो रहा है। और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो क्रय मूल्य 9 यूनिट है, परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे। 100 को 9 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11.1/9% आपका क्या आएगा, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में और बी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोला गया कि ए जो है पूरा समय कार्य करता है जबकि बी जो है आधा समय कार्य करता है। तो पूरा कार्य करने में जो है कितने दिनों में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि ए अकेले जो है कितना दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। फिर बोला गया कि बी जो है 30 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह प्रतिदिन कितना काम करता है, आधा काम ही करता है। यानी कि अगर वह प्रतिदिन टोटल काम करता है तब 30 दिन में कर सकता है वो अकेले, लेकिन वह जितना वह डेली कर सकता है काम उसका आधा ही काम करेगा। तो अगर पहले वह 30 दिन में काम करता था तो अब वह कुल काम जो है कितने दिनों में करेगा, 2 गुना दिन में। अगर उसका काम प्रतिदिन आधा कर देता है तो समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी कि वह कुल काम कितने दिनों में अब करेगा, 60 दिन में करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाता है, 60। 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 60 को 60 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो समय निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, कुल कार्य बटा कुल कार्य क्षमता होता है। ये समय निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यानी कि इस काम को करना किसे, ए और बी के द्वारा करना है। तो टोटल काम 60 है, कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 3 और 1 4 की कार्य क्षमता से कार्य करेगा। हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा कि कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे 60 को, कितना बार में चला जाएगा, 15 बार में चला जाएगा। यानी कि 15 दिन में वो दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे यदि बी प्रतिदिन आधा काम करता है तो आपका 15 डेज बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 25। 6 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, 36। 30 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, 900। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से बराबर आपका क्या है, यक्स स्क्वायर है। तो 25 और 36 आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 6 5 11 यानी कि 61। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 961 बराबर आपका कितना है, एक्स स्क्वायर है। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर काटेंगे तो इधर अंडर रूट चला जाएगा। यानी कि 961 किसका स्क्वायर होता है, तो 31 का स्क्वायर होता है, यानी कि 31 का स्क्वायर होता है। तो एक्स का वैल्यू 31 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका क्या है, यही वाले ये ग्राफ को जो है मैं पहले ही इस वीडियो में समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2015 में चयनित कुल उम्मीदवार और 2013 में चयनित कुल उम्मीदवार से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2015 में जो है चयनित कितना है प्रतिशत उम्मीदवार है, 10%, और 2013 में कितना है, 25% है। तो 2015 में जो आपके 10% है, 2013 में 25% है। तो यहाँ पर जो है कितना कम है, 2013 की तुलना में 2015 में जो है कम कितना है, तो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 10 है, यानी कि 15% कम है। हमें संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग परसेंट से ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना की कमी है, 15% की कमी है। तुलना हमें किससे करना है, इस 2013 में जो चयनित है उससे हमें तुलना करना है। तो 2013 में कितने प्रतिशत चयनित है, तो 25%। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते, 5 दिए 15, 5 25 25, 5 से काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा। यानी कि ओवरऑल 60% की क्या है, कम है। किसमें, 2015, यानी कि 2013 की तुलना में 2015 में ओवरऑल जो है 60% कम जो है चयनित उम्मीदवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्या है, ए और बी का जो है रेशियो में यानी कि अनुपात में वैल्यू दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इतना का जो है वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3a है, तो ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, प्लस बी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 4 बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। नीचे भी उसी तरीके से ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, प्लस बी का वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 12 6 कितना होता है, 18, 15 8 कितना होगा, 23।
तो ये अनुपात में आपका कितना हो जाएगा 18:23 यानी कि 18:23 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी व्यक्ति ने जो है 70 रुपये प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं खरीदी और 60 रुपये प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं और 65 रुपये प्रति वस्तुओं की दर से 12 वस्तुएं खरीदी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति वस्तु जो है औसत मूल्य कितना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल जो है कितने रुपये की वस्तु खरीदी गई है। तो अगर एक वस्तु का दाम 70 रुपये, टोटल कितने वस्तु खरीदे गए 15, तो टोटल कितने दाम हो जाएंगे, तो 15 सत्ते 75 से यानी कि 1050 रुपये प्लस फिर जो है 60 रुपये प्रति जो है वस्तु के दाम से 13 वस्तुएं खरीदी गई। तो ओवरऑल जो है रुपया कितना हो जाएगा 13 छक 78 यानी कि 780 रुपये प्लस फिर जो है 65 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 12 वस्तुएं खरीदी गई। तो ओवरऑल जो है कितना दाम हो जाएगा, तो 12 छक 72 और 12 पच्चीस 60 यानी कि 720 और 60 तो 780। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो इतना रुपया खर्च किया गया सभी वस्तुओं को खरीदने पे। तो आपका जोड़ने पर कितना आ जाएगा 0 8 8 16 16 5 21 हाथ में 2 7 7 14 10 24 24 और 2 26 इतना जो है टोटल रुपया खर्च किया गया। तो इतने रुपये में कितना वस्तुएं खरीदी गई, 15 वस्तुएं यहाँ पर, 13 वस्तुएं यहाँ पर, 12 वस्तुएं। तो 15 13 कितना होता है 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा 40 यानी कि कुल रुपये को कुल वस्तु से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रति वस्तु औसत मूल्य निकल जाएगा। तो हल कर लेते, 0 0 चला गया, पॉइंट में आपका वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगा, भाग कर लेंगे तो 4 छक 24 आपका 2 बचा तो 4 पचे 20, 1 तो 4 दूनी 8 4 पचे 20 यानी कि 65.25 आपका क्या होगा प्रति वस्तुओं का औसत मूल्य होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो है 16 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, यदि उसे 1 दर्जन वस्तुएं जो है खरीदनी होती है तो उसे जो 160 रुपये की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 दर्जन वस्तुएं खरीदने में उसने जो है कितनी छूट लगभग मिली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक जो है वस्तु को जो है खरीदने का मूल्य कितना था 16 रुपये, तो 1 दर्जन खरीदेगा तो कितने रुपये में खरीदेगा, तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं तो 16 × 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 160 और 32 आपका कितना हो जाएगा 192। 192 में जो है खरीदना था लेकिन खरीद लिया कितने में 160 रुपये में खरीद लिया। तो छूट कितने का दिया गया, एक तरीके से 192 का सामान 160 में खरीद लिया यानी कि छूट 32 रुपये का दिया गया। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है, जितना जो है पहले वाले पर जो वस्तु पर अंकित था। तो 192 था, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर से हल कर लेते हैं, आपका 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 चला जाएगा। तो 100 को 6 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा लगभग 17 छक 2 से यानी कि लगभग जो आपका 17% क्या आ जाएगा, ये आपकी डिस्काउंट आ जाएगी लगभग 17%, क्योंकि निकटतम पूर्णांक पूछ रहा था यानी कि लगभग में पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये ग्राफ को जो है मैं पहले ही इस वीडियो में समझा चुका हूँ, तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2012 तथा 2014 को मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो पहले देखेंगे कि कितना प्रतिशत जो है चयनित उम्मीदवार है। तो 2012 में कितने प्रतिशत है 20% और 2014 में 15% है। तो ओवरऑल जो है कितना प्रतिशत है, तो 20 और 15 यानी कि 35% इन 2 सालों में चयनित उम्मीदवार है। और टोटल जो है चयनित उम्मीदवार जो है कुल सालों में मिलाकर कितनी थी 720, यानी कि 720 का हमें क्या निकालना होगा 35%। परसेंट हटाएंगे नीचे कितना चला जाएगा 100, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से काटेंगे तो 36 बार में चला जाएगा। 36 × 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 छक 42, 4 7 21 4 25 यानी कि कुल जो है 252 छात्र है जो कि 2012 और 14 में मिलाकर इतने लोग पास हुए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।